देखिए ये कितनी अजीब और सोचने वाली बात है ना कि हमारे पास एक ऐसा कानून है बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए बनाया गया एक बेहद सख्त कानून जिसमें आरोपी को खुद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। बिल्कुल, वहाँ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है। हाँ वही। पर इसके बावजूद अगर आप आंकड़े देखें तो 90% मामलों में आरोपी बिना किसी सजा के बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये सुनने में किसी डरावने मजाक जैसा लगता है, पर बदकिस्मती से ये एक जमीनी हकीकत है, और वही हकीकत आज हमारी इस गहन चर्चा का मुद्दा भी है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं असहज करने वाली सच्चाइयों को। हमारा आज का विषय है भारतीय समाज के सुभेद्य वर्ग, यानी जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं और सामाजिक न्याय। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो w.pdf नाम के एक विस्तृत दस्तावेज के अंश हैं। ये दस्तावेज भारत में हाशिए पर रहने वाले अलग अलग समूहों और उनके सामने आने वाली रोजमर्रा की चुनौतियों का बहुत ही गहरा विश्लेषण करता है। हाँ, और सरकार ने उनके बचाव के लिए जो कानून बनाए हैं उनकी सच्चाई भी इसमें है। तो हमारा मेन मिशन आज ये समझना है कि ये जो शब्द हम सुनते हैं सुभेद्यता या वल्नरेबिलिटी, आखिर ये है क्या चीज। देखिए, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ गरीबी से जोड़ देते हैं। वही ना, पर ये सिर्फ बैंक खाते में पैसों की कमी का नाम नहीं है। ये सामाजिक, ऐतिहासिक और शारीरिक कारकों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जो कुछ खास समूहों के लिए ना बेसिक अधिकार पाना भी एक बड़ा संघर्ष बना देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस चीज को समझने के लिए समाज को एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह सोचें। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, रियलिटी ये है कि कुछ खिलाड़ियों के लिए इस बोर्ड पर सीढ़ियां हैं ही नहीं, और जो सांप है ना वो बहुत बड़े और खतरनाक हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्होंने अपनी पीठ पर एक बहुत भारी बैग भी टांग रखा है। जिससे उनका हर एक कदम और भी भारी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आज हम उन्हीं एक्स्ट्रा सांपों और उस भारी बैग के बारे में बात करेंगे। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात और स्पष्ट कर देना जरूरी लगता है मुझे। हमारे सामने जो जानकारी है उसमें कई सरकारी नीतियां और कानूनी फैसले शामिल हैं। हाँ, ये बताना जरूरी है जी। तो एक विश्लेषक के तौर पर हमारा उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल या विवादित मुद्दे पर कोई पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे और सिर्फ उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करेंगे जो इस सोर्स में दिए गए हैं, ताकि इस विषय की सच्ची गहराई को समझा जा सके। तो चलिए जीवन चक्र की इन्हीं चुनौतियों से शुरुआत करते हैं, यानी उम्र आधारित सुभेद्यता। जीवन के दो सबसे नाजुक पड़ाव, बचपन और बुढ़ापा। हाँ, और दस्तावेजी आंकड़े अगर आप देखें तो पता चलता है कि ये दोनों ही वर्ग बहुत ही अलग अलग लेकिन बेहद गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं। पहले बच्चों की बात करते हैं। भारत में 25 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन 2011 की जनगणना का एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 5 से 14 वर्ष की आयु के 1 करोड़ से अधिक बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। 1 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। यही 1 करोड़ बच्चे उनका बचपन स्कूलों में नहीं बल्कि कारखानों, ढाबों या ईंट भट्टों पर बीत रहा है। और इसके साथ ही यूनिसेफ की रिपोर्ट एक और भी डराने वाला तथ्य सामने रखती है। कौन सा? दुनिया भर में वेस्टिंग के शिकार बच्चों में से आधे बच्चे अकेले भारत में हैं। अब यहाँ वेस्टिंग शब्द पर थोड़ा रुकना जरूरी है। देखिए, वेस्टिंग को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कोई साधारण कुपोषण नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ कम खाना खाने का मामला नहीं होता। वेस्टिंग का अर्थ है जब किसी बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से खतरनाक रूप से कम हो जाता है। ये तब होता है जब शरीर को लंबे समय तक जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, या फिर वो किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो। हाँ, और ऐसे में जिंदा रहने के लिए शरीर अपनी मांसपेशियों को खाने लगता है। ये भूखमरी का सबसे चरम रूप है। और जब कोई बच्चा इसका शिकार होता है तो सिर्फ उसका शरीर ही कमजोर नहीं होता, बल्कि उसके दिमाग का विकास भी हमेशा के लिए रुक जाता है। बाप रे, ये तो सच में किसी एक बच्चे का नुकसान नहीं है, ये तो पूरे देश की आने वाली पीढ़ी की क्षमता का नुकसान है।
वही तो, आज के इस टेक वाले युग में जहाँ हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ये बच्चे तो रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। हाँ, ये सच में एक राष्ट्रीय संकट है। लेकिन देखिए, इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात वो है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। बच्चों को बचाने के लिए जो 2012 का पोक्सो कानून है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हाँ, अब ये कानून कागज पर तो बहुत सख्त है, पर दस्तावेज का ही आंकड़ा बताता है कि पोक्सो के तहत दर्ज मामलों में अक्विटल यानी दोष मुक्ति की दर 90% है। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, अगर कानून इतना मजबूत है तो 90% मामलों में आरोपी साफ कैसे बच रहे हैं? क्या कानून इतना उलझा हुआ है कि उसे लागू करना ही मुश्किल है, या फिर जमीनी स्तर पर कुछ और ही खेल चल रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने, और इसका जवाब हमारी व्यवस्था की गहरी खामियों में छिपा है। दस्तावेज ये पूरी तरह स्पष्ट करता है कि संसद में एक अच्छा कानून पास कर देना वो सिर्फ पहला कदम होता है। और बाकी के कदम? असली समस्या ये है कि हमारी पूरी न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था उस कानून का भार उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। पोक्सो मामलों में ये तय किया गया था कि फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए स्पेशल अदालतें बनेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन अदालतों की भारी कमी है। वही बात हो गई ना कि कानून बना दिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। बिल्कुल। अब जरा उस प्रक्रिया के बारे में सोचिए। एक बच्चा हिम्मत करके खुद के साथ हुए अपराध की रिपोर्ट करता है, लेकिन अदालत में मामले को सालों लग जाते हैं। और इस दौरान परिवार पर कितना प्रेशर आता होगा। वही ना, सामाजिक दबाव पड़ता है, गवाहों को डराया धमकाया जाता है, बच्चा खुद बड़ा होने लगता है और कई बार घटना की डिटेल्स भूलने लगता है। और शायद पीड़ित के लिए वहां कोई ठोस काउंसलिंग या वसूली का ढांचा भी नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अंत में होता यह है कि सबूतों की कमी या गवाहों के मुकर जाने की वजह से केस गिर जाता है। कानून अपनी जगह पहाड़ जैसा खड़ा है, लेकिन जिस जमीन पर वो खड़ा है वही धंस रही है। यानी व्यवस्था का धीमा होना ही आरोपी का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है ये। ये सच है। खैर, अब उम्र के दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, जहां इंसान फिर से वैसी ही कमजोरी की स्थिति में आ जाता है, यानी बुढ़ापा, जहां दोबारा सहारे की जरूरत पड़ती है। हाँ, अब 2011 में देश में लगभग 10 करोड़ बुजुर्ग थे और अनुमान है कि 2050 तक हमारी कुल आबादी का 20% हिस्सा बुजुर्गों का ही होगा। लेकिन यहाँ दस्तावेज में एक बहुत ही गहरा और चिंतन करने वाला ट्रेंड सामने आता है, जिसे फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग या उम्र बढ़ने का नारीकरण कहा गया है। मतलब 2026 तक हर 1000 पुरुषों पर 1007 बुजुर्ग महिलाएं होंगी। और एक आंकड़ा और है, 78% बुजुर्गों के पास कोई पेंशन नहीं है। देखिए, इस नारीकरण के पीछे जो छिपी विडंबना है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बायोलॉजिकली देखा जाए तो महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अक्सर पुरुषों से अधिक होती है। वो ज्यादा साल जीती हैं। सुनने में तो ये एक फायदे की बात लगती है ना, लेकिन समाज ने इसे उनके लिए एक श्राप बना दिया है। वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया। उन्होंने पूरा जीवन बिना किसी वेतन के घर का काम किया, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल रोजगार नहीं था। ओह, इसका मतलब उनके पास आगे के लिए कुछ नहीं बचता? बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है कि उनके पास रिटायरमेंट के बाद कोई पीएफ, कोई बचत या पेंशन नहीं होती, और जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने जीवन के आखिरी 10-15 साल चरम आर्थिक निर्भरता और अकेलेपन में गुजारती हैं। वही बात हो गई कि बायोलॉजी और समाज दोनों मिलकर एक महिला को बिल्कुल लाचार कर देते हैं। सही कहा आपने। और इस लाचारी को हमारा जो बदलता हुआ पारिवारिक ढांचा है ना, वो और भी बढ़तर बना रहा है। जॉइंट फैमिलीज अब टूट रही हैं, युवा लोग काम की तलाश में शहरों की ओर निकल जाते हैं, और उनके माता पिता पीछे गांव या छोटे शहरों में अकेले छूट जाते हैं। हाँ, ये पैटर्न हर जगह दिख रहा है आजकल। और ऊपर से ये नई डिजिटल दुनिया। आज जब पेंशन का फॉर्म भरने से लेकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने तक सब कुछ स्मार्टफोन पर होने लगा है, तो जो पीढ़ी इस टेक से तालमेल नहीं बिठा पा रही, वो तो समाज की मुख्य धारा से ही कट गई ना। बिल्कुल। इसी डिजिटल इलिटरेसी और इमोशनल अकेलेपन ने उनके लिए एक काफ़ी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सरकारी योजनाएं मौजूद तो हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए जिस टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है वो उन तक पहुंचाया ही नहीं गया है। ये उम्र से जुड़ी सुविधता का एक बहुत ही क्रूर रूप है।
हाँ, पर उम्र तो चलिए एक ऐसी स्थिति है जो समय के साथ हम सब पर आएगी ही। हम कम से कम अपने आप को मेंटली तैयार तो कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन उस सुभेद्यता का क्या, जो जन्म से ही आप पर थोप दी जाती है और जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते? अब सामाजिक पहचान की बात कर रही हैं? हाँ, और ये सवाल हमें इस चर्चा के सबसे जटिल हिस्से की ओर ले जाता है, जाति और सामाजिक पहचान। दस्तावेज में ना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थितियों का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया गया है। देखिए, ये भारतीय समाज का वो सच है जिसे हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर हम अनुसूचित जाति यानी एससी कम्युनिटी की बात करें तो 2011 में उनकी आबादी 16.6% थी। ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2022 के आंकड़े देखें तो आपको एक बहुत ही परेशान करने वाला असंतुलन दिखाई देगा। कैसा संतुलन? देश की जेलों में इन कैदियों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। मतलब आबादी का हिस्सा 24% है, पर जेलों में बंद कैदियों में उनकी संख्या 34% है। और इसी के साथ 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी 13.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। बाप रे! और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इतने कड़े कानूनों के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग या हाथ से मैला धोने की जो अमानवीय प्रथा है वो आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है। ये यही दिखाता है कि वो जो ऐतिहासिक उत्पीड़न का भारी बैग हमने स्टार्ट में बताया था ना, वो आज भी लोगों की पीठ से उतरा नहीं है। अब यहाँ दस्तावेज एक बहुत ही पेचीदा बहस को जन्म देता है, उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है चर्चा के लिए। हाँ, इसमें बताया गया है कि आरक्षण या सरकारी योजनाओं का लाभ इन बड़े समूहों के भीतर सभी को बराबर नहीं मिल रहा है। ओबीसी के मामले में 25% से अधिक आरक्षण पर केवल 10 उपजातियों का ही कब्जा है। और एससी श्रेणी में लगभग 1200 से अधिक जातियां हैं, जिनमें से कुछ आगे निकल गई हैं और सारा लाभ ले रही हैं, जबकि जो सबसे पिछड़े समूह हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं। इस पॉइंट पर आकर ना सामाजिक न्याय का पूरा कॉन्सेप्ट एक नई चुनौती का सामना करता है। हाँ। हम क्या करते हैं कि अक्सर इन बड़ी श्रेणियों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ही श्रेणी के अंदर ही ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा गहरी हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जी, बताइए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही गरीब और भूखे गांव के लिए सरकार ने मुफ्त राशन का इंतजाम किया है, लेकिन जब लाइन लगती है ना, तो उस कमजोर समूह में भी जो लोग शारीरिक या आर्थिक रूप से थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, वो लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वही होता है अक्सर। और जब तक राशन लाइन के आखिरी और सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचता है, तब तक वो बर्तन ही खाली हो चुके होते हैं। अब दस्तावेज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस लाइन को कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ईवी चिनैया मामला और रोहिणी आयोग है, इसकी क्या भूमिका है इसमें? आपका ये लाइन वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है यहाँ। देखिए, इस असमानता को दूर करने के लिए लीगल लेवल पर एक बहुत लंबा संघर्ष चला है। 2005 के ईवी चिन्नैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि एससी अपने आप में एक समरूप वर्ग हैं और राज्य सरकारें अपनी तरफ से इस लाइन को तोड़कर उप वर्गीकरण नहीं कर सकती। ओह, तो यानी उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, शुरू में, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट की ही एक 5 न्यायाधीशों की बेंच ने यह माना कि लाभ का बराबर बंटवारा करने के लिए राज्य ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उस आखिरी सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और रोहिणी आयोग, इसी तरह ओबीसी के भीतर की इस असमानता को दूर करने के लिए 2017 में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में साफ सिफारिश की है कि अत्यंत पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कोटा को बांटा जाना चाहिए। यानी कोटा के अंदर कोटा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो भी इसी सोच के साथ था, ताकि जो लोग पहले से साधन संपन्न हो चुके हैं उन्हें बाहर रखा जाए और उसी आखिरी व्यक्ति को भोजन मिले जो सच में खाली बर्तन लिए खड़ा है।
यानी सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ एक बड़े समूह के नाम पर कोई योजना बना देना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि वो योजना सबसे नीचे खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बिल्कुल सही। चलिए, नीतियां तो कम से कम उन समूहों के आसपास घूम रही हैं जिनकी एक पॉलिटिकल और सोशल पहचान कम से कम एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन उन समूहों का क्या, जिन्हें हमारा समाज और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से अदृश्य ही कर देता है, जिनकी कहीं बात ही नहीं होती। हाँ, जिनकी मेन स्ट्रीम बहसों में कहीं जगह ही नहीं है। यहाँ दस्तावेज हमें ट्रांसजेंडर समुदाय और दिव्यांगजनों की छुपी हुई दुनिया में ले जाता है। देखिए, ये सचमुच समाज का वो हिस्सा है जो रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा हाशिए पर धकेल दिया गया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 4.9 लाख बताई गई थी। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसे हम नालसा जजमेंट कहते हैं। हाँ, ये काफी चर्चा में था। बिल्कुल। इसने पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग या थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी। ये उनके अधिकारों की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। ये कदम जरूर बड़ा था, लेकिन फिर दस्तावेज जब 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम की बात करता है, तो यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? दस्तावेज बताता है कि ये कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा भिक्षावृत्ति या भीख मांगने को अपराध मानता है। मुझे ये बात सच में समझ नहीं आ रही। देखिए, एक तरफ समाज उन्हें मुख्यधारा से बाहर रखता है, परिवार उन्हें बचपन में ही घर से निकाल देता है, स्कूल उन्हें पढ़ने नहीं देते और कोई कंपनी उन्हें नौकरी नहीं देती, तो फिर वो जिएंगे कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप आजीविका का कोई ठोस विकल्प दिए बिना ही उनके भीख मांगने को अपराध घोषित कर देंगे, तो ये तो उन्हें जानबूझकर अपराधी बनाने जैसा हुआ ना। कानून उन्हें बचा रहा है या फिर फंसा रहा है? वही तो इस कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और दस्तावेज भी इस चिंता को बहुत प्रमुखता से उठाता है। बिना कोई आजीविका का विकल्प दिए उन्हें उनके एकमात्र बचे हुए साधन से वंचित करना, ये उन्हें सीधे तौर पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चक्कर में धकेल देता है। और विसंगतियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, और भी हैं। हाँ, इस अधिनियम में ट्रांस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और यौन हिंसा की सजा, जो सिस महिलाएं यानी जन से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सजा है, उसकी तुलना में काफी कम रखी गई है। ओह, ये तो समानता के मौलिक अधिकार पर एक सीधा प्रहार है। बिल्कुल है। हालांकि सरकार ने इसके बाद गरिमा गृह जैसी पहल शुरू की है, जो उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है, और स्माइल योजना भी है। लेकिन सबसे बुनियादी नागरिक अधिकारों पर यह कानून आज भी मौन है। जैसे शादी करने का अधिकार, संपत्ति विरासत में मिलने का अधिकार या बच्चा गोद लेने का अधिकार, इन पर कोई स्पष्टता ही नहीं है। ये एक ऐसी खाई है जिसे पटना अभी बहुत बाकी है। सच में। और इसी अदृश्य संघर्ष के एक और बहुत बड़े पहलू पर आते हैं दिव्यांगजन, जो हमारी आबादी का लगभग 2.21% है। दस्तावेज में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक बदलाव की बात की गई है। मेडिकल मॉडल से सोशल मॉडल की ओर का सफर, ये क्या है? देखिए, ये बदलाव ना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी सोच को ही पलटने वाला है। पहले दुनिया दिव्यांगता को एक मेडिकल मॉडल के नजरिए से देखती थी। इस मॉडल का मानना था कि समस्या उस व्यक्ति के शरीर में है, उसे ठीक करने या सुधारने की जरूरत है। ओके। लेकिन सोशल मॉडल ने ना इस पूरी बहस को ही बदल दिया। सोशल मॉडल कहता है कि अगर एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर है तो उसकी शारीरिक स्थिति कोई समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि शहर की किसी भी इमारत, बस या स्कूल में रैंप है ही नहीं। यानी समाज का जो खराब ढांचा है वो उसे अक्षम बना रहा है। बिल्कुल। 2016 के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम ने इसी आधुनिक सोच को अपनाया और दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया, जिसमें उन्होंने एसिड अटैक पीड़ित और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी शामिल किया। हाँ, और मुझे याद है इसी सोशल मॉडल की सोच को जमीन पर उतारने के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, ताकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी भवन और यहाँ तक कि वेबसाइट्स को भी इस तरह डिजाइन किया जाए कि वो सबके लिए एक्सेसिबल हों।
इरादा तो यही था। लेकिन दस्तावेज की रिपोर्ट बताती है कि इस अभियान का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही धीमा और कमजोर रहा है। आज भी ज्यादातर इमारतों में रैंप सिर्फ नाम के लिए बने हैं। हाँ, वो इतने ढलान वाले होते हैं कि उन पे व्हील चेयर ले जाना ही अपने आप में खतरा है। बिल्कुल। और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी कहाँ उतनी इंक्लूसिव है आज। वही तो। और इसी खराब बुनियादी ढांचे का सीधा असर उनके रोजगार पर पड़ता है। अब आप ही सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर ऑफिस तक सुरक्षित पहुंच ही नहीं सकता, तो वो काम कैसे करेगा? सही बात है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। यही कारण है कि नीतियां होने के बावजूद भी रोजगार के क्षेत्र में, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, दिव्यांगजनों की भागीदारी ना के बराबर है। हमारा समाज आज भी उन्हें सहानुभूति की नज़र से देखता है। बेचारा समझता है बस। हाँ, लेकिन उन्हें बराबर अधिकार और अवसर देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। तो अब जब हम इस पूरी गहन चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो दस्तावेज के इन सभी पन्नों से एक बात तो बहुत क्लियर होकर उभरती है। जी, क्या? चाहे बच्चों को बचाने के लिए पॉक्सो कानून हो, या बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं हो, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 2019 का अधिनियम हो, या कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई अनगिनत नीतियां हो, ये सब ना कागजों पर तो बहुत मजबूत, प्रभावशाली और एकदम अच्छी नीयत से बनाए गए दस्तावेज लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं, पर इन कागजों की ताकत ना जमीन पर तब तक नहीं दिखेगी जब तक कि समाज का अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। हाँ, नीतियों का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन तभी संभव है जब सिस्टम में बैठे लोग और हम आम नागरिक इन संवेदनशील वर्गों को कोई बोझ ना मानकर समाज का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा माने। बिना किसी संवेदनाओं और कड़े प्रशासन के ये नीतियां तो बस सरकारी फाइलों में बंद शब्द ही रह जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ना सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो इस पूरे दस्तावेज की नींव पर तो खड़ा है, लेकिन शायद सीधे तौर पर इन आंकड़ों में कहीं लिखा नहीं है। समाजशास्त्र में इसे इंटरसेक्शनैलिटी या प्रतिच्छेदन कहा जाता है। देखिए, ये सुभेद्यता को समझने का सबसे गहरा और रियलिस्टिक नजरिया है मेरे हिसाब से। अगर हम ध्यान दें तो नीतियां बनाने वालों ने और यहाँ तक कि हमने भी आज की अपनी इस चर्चा में समझने की सुविधा के लिए महिलाओं, बच्चों, दलितों, दिव्यांगों और बुजुर्गों को अलग अलग श्रेणियों या डिब्बों में बांटकर देखा है। हर डिब्बे के लिए एक अलग कानून है हमारे पास। लेकिन असली जिंदगी ऐसी अलग अलग डिब्बों में थोड़ी चलती है। बिल्कुल नहीं। जरा कल्पना करें उस व्यक्ति के बारे में जो एक बुजुर्ग है, दलित भी है और एक ट्रांसजेंडर भी है। या फिर उस बच्ची के बारे में सोचिए जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, दलित समुदाय से आती है और किसी ऐसे बहुत ही दूर दराज के गांव में रहती है जहां पर पक्की सड़क भी नहीं जाती। सच में जब संवेदनशीलता की ये अलग अलग परतें एक साथ एक ही शरीर पर आकर मिलती है ना, तो उसका संघर्ष किसी ऑर्डिनरी मैथ्स की तरह जुड़ता नहीं है, बल्कि कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जैक्टली। तो सभी के लिए सोचने का बिंदु यह है कि क्या हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, जो एक वक्त में सिर्फ एक समस्या को देखकर बनाई जाती हैं, क्या वो इस बहुस्तरीय या कंपाउंडेड चुनौती से निपटने के लिए जरा भी तैयार है? और ये एक ऐसा सवाल है जो पॉलिसी मेकर से लेकर आम नागरिक तक हर किसी को असहज करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन पार्टों को एक साथ देखना और समझना नहीं सीखेंगे, हमारा कोई भी समाधान ना पूरी तरह से काम नहीं करेगा। मतलब कोई एक सिंपल योजना इस उलझे हुए जाल को नहीं काट सकती। बिल्कुल नहीं काट सकती। और इसी सवाल के साथ ना जी, हम वापस अपने उस शुरुआत वाले विचार पर आते हैं, समाज का ये सांप सीढ़ी का खेल, वही बोर्ड गेम। हाँ, हमारा आखिरी लक्ष्य केवल कुछ कमजोर लोगों को एक एक्स्ट्रा सीढ़ी देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। असली लक्ष्य तो उस पूरे बोर्ड को ही इस तरह से दोबारा डिजाइन करना है कि किसी को भी वो ऐतिहासिक और सामाजिक भारी बैग लेकर चलना ही ना पड़े। ताकि हर कोई इस खेल में पूरी आजादी और बराबरी से हिस्सा ले सके। बिल्कुल। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।